अगेन ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, ज़िंदगी को आसान नहीं खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, सही समय कभी नहीं आता है। ठीक है, तो मतलब काफ़ी बार इंसान वेट करता रहता है, इंतज़ार करता रहता है कि जब एक उचित समय आएगा तब हम किसी काम को स्टार्ट करेंगे। बट ऐसा नहीं होता है, हमको अच्छे से प्लानिंग करके काम को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि समय कभी नहीं आता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं किसी चीज़ को स्टार्ट करने का समय कभी नहीं आता है। हम सोचते ही रह जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, आलस्य करते हैं और वो काम कभी हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें प्लान करके काम को जल्दी से जल्दी जो भी हम करना चाहते हैं उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। यही बताया जा रहा है इन लाइन्स के अंदर, और ख़ुद को मजबूत बनाना चाहिए। अब हम आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज है 18 अगस्त 2022, गुरुवार का दिन है। जो हमारी पहली न्यूज़ है उसमें हम 2 ट्वीट्स देख रहे हैं। जो 2 ट्वीट्स आए हैं, कहाँ से आए हैं? एक तो हरदीप सिंह पुरी की ओर से आया है और एक हमारा जो गृह मंत्रालय है वहाँ से एक ट्वीट आया है। तो आपको पता ही है कि हरदीप सिंह पुरी जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो उन्होंने एक ट्वीट किया 7:32 पे 17 अगस्त को। क्या था उनका ट्वीट? इंडिया हैज़ ऑलवेज वेलकम दोज हु हैव सॉट रेफ्यूज इन द कंट्री। तो जिन्होंने भी हमारे यहाँ पे रेफ्यूज मांगा है, हमने उनको हमेशा वेलकम किया है इन ए लैंडमार्क डिसीजन। और हमने डिसाइड किया है कि हम EWS जो क्वार्टर्स है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो फ्लैट्स बने हुए हैं, है ना, उनके अंदर हम दिल्ली में उनको शिफ्ट करेंगे। तो बाद में मतलब कि गृह मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट आता है और वो बोलते हैं कि ऐसी कोई भी न्यूज़ जो सर्कुलेट हो रही है वो गलत है और होम मिनिस्ट्री ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मतलब होम मिनिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं कर रही है। और होम मिनिस्ट्री इस चीज़ को क्लैरिफाइड करती है पूरी तरह से दैट कि हैज़ नॉट गिवन एनी डिस्क्रिप्शंस टू प्रोवाइड EWS फ्लैट्स टू रोहिंग्या। तो हमने ऐसा कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा एक कॉन्ट्रोवर्शियल सा इशू हो गया। ठीक है, ये देखो आप फोटो देख सकते हो, ये कालिंदी कुंज जो है इलाका दिल्ली का, वहाँ पे रोहिंग्या सेटलमेंट्स की फ़ोटो है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो न्यूज़ है वो है रोहिंग्या ए थ्रेट टू सिक्योरिटी सेज बीजेपी। तो बीजेपी बोल रही है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, वहीं पे VHP भी बोल रही है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। मोदी गवर्नमेंट विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द इशू सेज रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। ठीक है, और उन्होंने स्लैम्स किया है मतलब आपको। तो इसमें क्या है आगे हम देख लेते हैं। तो बीजेपी ने साफ साफ बोल दिया कि ऐसा वो कुछ अलाउ नहीं करेंगे। जैसे ये न्यूज़ आती है सामने तो फिर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वाइडली फैलने लगती है। तो बाद में क्योंकि पहला जो ट्वीट आता है हरदीप सिंह पुरी की तरफ से आता है, जो कि हमारा यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उसके बाद में फिर जस्टिफाई और सॉरी उसके बाद फिर क्लियरिफाई किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरह से पूरा इशू ये इवॉल्व होता है ना। यहाँ पे हम देख लेते हैं अब, जब हम देख रहे हैं तो रोहिंग्यास के बारे में। हालांकि जो टॉपिक आएगा इंटरनल सिक्योरिटी GS3 का पार्ट रहेगा। रोहिंग्या जो माइग्रेंट्स है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट के तौर पे देखे जाते हैं। तो ये है कौन रोहिंग्याज, इनको हम देख लेते हैं ना। तो देखो हु आर द रोहिंग्याज। तो रोहिंग्याज हैं वो माइनॉरिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, जो अगस्त 2017 में है ना डिस्क्राइब की गई है ए टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ एथनिक क्लेंजिंग बाई यूएन के द्वारा, है ना। मतलब टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ एथनिक क्लेंजिंग के तौर पे इसको देखा गया है। रोहिंग्या है कौन? जो उनका प्रोसिक्यूशन हुआ है उसको इस तरह से देखा गया है ना। और बाद में रोहिंग्याज के बारे में देख लेते हैं कि रोहिंग्याज है कौन। तो ये रोहिंग्याज आर प्राइमरली मुस्लिम्स हु लिव इन बुद्धिस्ट मेजोरिटी म्यांमार रोहिंग्या स्टेट। तो ये म्यांमार के रोहिंग्या स्टेट में रहते हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज इनके ऊपर वहाँ पे हुई हैं। बताते हैं कि ओवर 3.6 मिलियन पीपल, इनकी पॉपुलेशन 36 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, तो और उसके बाद म्यांमार डज नॉट रिकॉग्नाइज द रोहिंग्या। तो रोहिंग्याज को म्यांमार ने रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया कि हमारे नहीं है ये, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। और एथनिक क्लिंजिंग एंड क्राइम अगेंस्ट रोहिंग्याज की बात की जाती है तो 25 अगस्त 2017 को रोहिंग्याज फेस एन इनह्यूमन मिलिट्री, मतलब इनके ऊपर ऑपरेशन हुआ, एक मिलिट्री का मतलब क्रैकडाउन हुआ है इनके ऊपर। मिलिट्री क्रैकडाउन बोलना उचित होगा इसको, है ना। टर्म्ड इथनिक क्लेंजिंग एंड ए क्रिमिनल एंड ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुई है ना। 7,50,000 के आसपास ऑफ देम टू फ्ली टू द नेबर बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर फ्ली करना पड़ा उनको काफ़ी सारे लोगों को। तो ये फिर इंडिया के अंदर भी आ गए हैं काफ़ी सारे। इनका माइग्रेशन हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर किस तरह से हो रहा है। तो इनका जो माइग्रेशन है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहली बात तो रोहिंग्या मुस्लिम्स आर डिस्क्राइब बाय द यूनाइटेड नेशंस एज द मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटी इन द वर्ल्ड। They fled their homes in 2017 to escape an alleged crackdown by the Myanmar military. To escape discrimination and violence in Myanmar, ना तो एस्केप करने के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन था और जो वायलेशन सॉरी जो वायलेंस था म्यांमार के अंदर, रोहिंग्या मुस्लिम्स हैव फॉर डिकेड्स फ्लैड फ्रॉम द बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री टू नेबर बांग्लादेश एंड अदर कंट्री लाइक इंडिया एंड ऑल। तो इस तरह से मूवमेंट करते रहेंगे। मूवमेंट देखो कैसे है, ये रोहिंग्या के स्टेट है। ठीक है, रोहिंग्या स्टेट ऑफ म्यांमार है ये, यहाँ से ये इस तरह से जा रहे हैं ना, और यहाँ पे नीचे भी गए हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी। ठीक है, और 88,000 माइग्रेंट्स हुआ है सिंस 2014 और 25,000 माइग्रेंट्स है ना फर्स्ट 5 मंथ ऑफ 2015 के अंदर हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज माइग्रेशन हुआ। देखो ये रूट है पूरा। ठीक है, इस तरह से इंडिया में भी आए हैं इस रूट के थ्रू, और ये मतलब पूरा इनका जो मूवमेंट है नीचे ऊपर आप देख सकते हो सब जगह ये लोग, इन लोगों ने मूवमेंट किया। तो ये रोहिंग्या इशू के बारे में था, है ना। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, है ना। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नोट निकाला है अपना एक, उसमें क्या है, यूनियन
मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है, उन्होंने लॉन्च किया है। हमने इसके बारे में पहले भी देखा इस स्कीम के बारे में। स्माइल 75 इनिशिएटिव है क्या ये? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्मुलेटेड ए कॉम्प्रीहेंसिव स्कीम ऑफ स्माइल। स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज टू एड्रेस द परसिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ डेस्टिट्यूशन एंड बेगरी। तो जो बेगरी एंड डेस्टिट्यूशन की परसिस्टेंट प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए स्माइल करके स्कीम लॉन्च की गई है। उसकी फुल फॉर्म जो है वो है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। तो स्माइल 75 इनिशिएटिव जो है 70 ये क्या करेगा, 75 आइडेंटिफाई करेगा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस को, 75 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस को आइडेंटिफाइड करेगा। ठीक है, इन द स्पिरिट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्पिरिट के अंदर ही है ये भी। विल अंडरटेक द कॉम्प्रीहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ द पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बैगिंग। तो उनका कॉम्प्रीहेंसिव रिहेबिलिटेशन किया जाएगा जो लोग एक्ट ऑफ बैगिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। जो हमारी मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ एलोकेटेड टोटल बजट ऑफ 100 करोड़ फॉर स्माइल स्कीम फॉर कमिंग ईयर्स टिल 2025 टू 26। तो आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको अच्छे से इसको स्कीम को याद कर लेना है, रट लेना है अच्छे से। ओके, अच्छे से इसको याद करना है। उसके बाद हम देख ही लेते हैं फिर इसके अंदर कि ये बैगर्स वगैरह के स्टेटस क्या है। तो कुछ बैगर्स के कुछ डाटाज है ना, तो इसमें बताया गया कि 2011 के अकॉर्डिंग इतने बैगर थे ना, और 30 बैगर्स पर एवरी 1 लाख, जो कि 2001 के अंदर स्टेटस क्या था, 61 बैगर्स पर 1 लाख। इसमें पूरा क्लासिफिकेशन किया गया है कि कौन सी कम्युनिटी से कितने बैगर्स है, क्या रेशियो है, क्या शेयरिंग है, फीमेल मेल रेशियो क्या है। ठीक है, तो ये आपको आंकड़े देख लेना है थोड़े से, है ना। इसमें यहाँ भी बता रखा है कि फीमेल और मेल का रेशियो यहाँ भी बताया हुआ है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि वेस्ट बंगाल ने टॉप किया है ना, और किसके अंदर, मतलब बैगर्स के अंदर टॉप किया वेस्ट बंगाल ने। और उत्तर प्रदेश जो है एंड बिहार एट द नंबर 2 और 3 रेस्पेक्टिवली। तो देखो इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं कि जहाँ पे कंट्री के अंदर पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में जहाँ पे कि 22 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो उत्तर प्रदेश का सेकंड नंबर पे होना तो लाजमी सा है ना। तो हमको हर चीज़ को उस कंटेक्स्ट में भी देखना चाहिए जब हम देखते हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, तो लक्षद्वीप मेयरली हैज़ 2 वैग्रेंट्स अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, मतलब लक्षद्वीप में कम होंगे। बाद में हम देखते हैं ये कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा या फिर कुछ गड़बड़ होगी ना, लेकिन लक्षद्वीप में कम होंगे, इसका मतलब ये। अमंग द यूनियन टेरिटरीज न्यू दिल्ली हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द बैगर्स 2187 फॉलोड बाय 121 इन चंडीगढ़। अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम टॉप्ड द चार्ट विद द 22,616 बैगर्स वाइल मिजोरम रैंक्ड लो विद 53 बैगर्स। तो इस तरह से ये स्टेटस है पूरा बैगर्स का। तो ये बैगर्स के बारे में देख लिया, और स्माइल 75 स्कीम जो है उसके बारे में हमने जान लिया है। अब हम देखते हैं इंडियाज ऑयल डिमांड टू राइज 7.73% इन 2022, ओपेक बोल रहा है। तो आपको बताना है कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ओपेक के परमानेंट मेंबर्स क्या हैं, ओपेक और ओपेक प्लस में क्या डिफरेंस है। इन सभी चीज़ों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, कब बनाया गया ओपेक को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ओपेक एंड ओपेक प्लस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और ये सब चीज़ें आप बता सकते हो। ओपेक की फंक्शनिंग क्या है। तो चलो हम देखते हैं कि न्यूज़ क्या रही है। पेस ऑफ द ग्रोथ अहेड ऑफ चाइना। ठीक है, तो चाइना से भी ज़्यादा हमारे यहाँ पे डिमांड आने वाली है। तो इंडिया डिमांड फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज द पेट्रोल एंड डीजल विल ग्रो बाई 7.73% इन 2022। द फास्टेस्ट स्पेस इन वर्ल्ड, तो ये सबसे ज़्यादा स्पेस रहने वाली है वर्ल्ड के अंदर इसके, और हम सबसे ज़्यादा तेज़ी से हमारे यहाँ पे डिमांड बढ़ने वाली है, ये ओपेक ने बोल दिया है। डिमांड फॉर ऑयल प्रोडक्ट्स इज प्रोजेक्टेड टू राइज फ्रॉम 4.77 मिलियन बैरल्स पर डे BPD। अब आपको एक और क्वेश्चन बताना है कि 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं। क्या 158 होते हैं, क्या 159 होते हैं, 160 होते हैं, 161 होते हैं, या कुछ भी नहीं होता, इनमें से कुछ और ही होता है 1 बैरल के अंदर। ठीक है, आपको ये बताना है। तो 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं, आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखना है आपको कि हमारी डिमांड कैसे बढ़ जाने वाली है। अभी तक हमारी डिमांड थी 4.77 मिलियंस बैरल पर डे 2021 में, जो कि 5.14 मिलियंस बैरल्स पर डे हो जाने वाली है 2022 के अंदर। ठीक है, ये इस तरह से डिमांड बढ़ जाने वाली है राइस प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो ग्रोथ इन डिमांड ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डिमांड फॉर ऑयल प्रोडक्ट्स इन प्रोजेक्टेड टू राइज फ्रॉम 4.77 मिलियंस बैरल पर डे इन 2021 टू 5.14 मिलियंस बैरल BPD इन 2022। आगे देखते हैं ना, ये देख लेना, ये इंडिया के लिए होना चाहिए या फिर वर्ल्ड वाइड बताया इन्होंने, इसको थोड़ा देख लेना, आप क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, द ग्रोथ इज, हाँ तो आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। द ग्रोथ इन डिमांड इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। तो देखो चाइना के अंदर केवल 1.23% की डिमांड बढ़ने वाली है, USA के अंदर 3.39% की बढ़ने वाली है, और यूरोप के अंदर 4.62% बढ़ने वाली है, बट इंडिया के अंदर 7.73% बढ़ने वाली है, ओपेक ने बोला है। ठीक है, इंडिया इज द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, एंड कंज्यूमिंग नेशन। तो हम जो कंज्यूमिंग और इंपोर्टिंग में दोनों में 3rd लार्जेस्ट आते हैं, और US और चाइना के बाद हम 3rd नंबर पे आते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। हालांकि अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फिर मैं चीज़ बता देता हूँ कि US की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 33 करोड़ के आसपास है, चाइना की जो पॉपुलेशन है वो 145 करोड़ के आसपास है, इंडिया की जो 140 करोड़ के अराउंड की पॉपुलेशन है, और उसमें अभी हम 3rd नंबर पे आ रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि अमेरिका की 33 करोड़ की पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अमेरिका 1st नंबर पे है, किसके अंदर, कंजम्पशन के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पर कैपिटा कंजम्पशन है यहाँ पे, इसे बोलते हैं लाइफ स्टाइल का बहुत ऊपर होना। ठीक है,
तो यहाँ से आपको समझ आएगा, यहाँ पे मतलब हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन कम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द डिमांड इज सपोर्टेड बाय द हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 7.1%। कंटिन्यू, मतलब ये फालतू की बात है, जो काम की चीज़ थी हमने पढ़ ली है, ये हो गया पूरा। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं फिर। अगली जो न्यूज़ है वो है दिल्ली में PM 2.5 की जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इसके ऊपर ये न्यूज़ आई है, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये एक फ़ोटो है जो दी गई है, तो जो 9 तारीख की, ये 9 जून 2022 की फ़ोटो है। दिल्ली की जो एयर क्वालिटी नियर द हजार्डस लेवल और एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है 389 के जो बेंचमार्क मतलब काफ़ी ऊपर चला गया है। स्मॉक एमिनेटिंग फ्रॉम द फैक्ट्री नियर जामिया नगर, ठीक है, इन न्यू दिल्ली। तो ये देखो ये फोटो दिखाई गई है किस तरह से स्मोक निकल रही है। तो एक ग्लोबल एनालिसिस ऑफ एयर क्वालिटी फाउंड दैट इंडिया सिटीज वाइल रिकॉर्डिंग पर्टिकुलेट मैट्रेट इमिशन दैट आर अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड डू रिलेटिवली बेटर ऑन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इमिशंस। तो मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड के इमिशन के अंदर तो हमने बेटरमेंट किया है थोड़ा, ठीक है, लेकिन जो PM 2.5 का इमिशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपकी जो रिपोर्ट है उसमें एयर क्वालिटी एंड हेल्थ, रिपोर्ट का नाम क्या है, एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़, ये रिलीज की गई है। US बेस्ड एक हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा वेडनेसडे को उन्होंने एनालाइज किया कि पॉल्यूशन एंड ग्लोबल हेल्थ इफेक्ट फॉर मोर देन 7,000 सिटीज अराउंड द, मतलब ये काफ़ी सारे लोगों की स्टडी वगैरह किया और PM 2.5 और नाइट्रोजन के ऊपर उन्होंने किया। तो क्या निकाला इन्होंने कि 2010 से 2019 के डाटा वगैरह को चेक करके फाउंड किया है कि ग्लोबल पैटर्न जो है टू की एयर पोल्यूटेंट्स जो है स्ट्राइकिंग डिफरेंस आ रहा है उनकी मतलब अमाउंट के अंदर, अभी जो उनकी क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर में। वाइल एक्सपोजर टू 2.5 पोल्यूटेंट टेंड्स टू बी हायर इन द सिटीज लोकेटेड इन द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो मतलब जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है वहाँ पर 2.5 का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लोगों का उसके खिलाफ है। मतलब ये यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है इस रिपोर्ट के अंदर कि 2010 और 2019 के अंदर ये पाया गया है कि ग्लोबल जो पैटर्न है और जो एक्सपोजर्स हैं है ना टू द टू की एयर पोल्यूटेंट वो अलग अलग हैं, स्ट्राइकिंग डिफरेंस है उनके बीच में ना, स्ट्राइकिंग डिफरेंट है वो पूरी तरह से। क्या है कि जैसे हम लो इनकम कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे तो क्या है कि PM 2.5 की तरफ जो पॉपुलेशन है ना उसका एक्सपोजर ज़्यादा है, हाइयर रिस्क है मतलब PM 2.5 का। वहीं पे एक्सपोजर टू NO2 इज हाई क्रॉस सिटीज इन हाई इनकम एज वेल एज लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो मतलब ये एक डिफरेंस बताया कि भाई यहाँ NO2 का एक्सपोजर जो है ना, या NO2 जो पोल्यूटेंट है वो ज़्यादा एक तरह से प्रोड्यूस हो रहा है। हम बोल सकते हैं कि जो हाई इनकम कंट्रीज है, हाई इनकम जो सिटीज़ है वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसकी दिक्कत, और PM 2.5 की ज़्यादा दिक्कत हो रही है कहाँ पे, लो एंड मिडिल इनकम के अंदर, सिटीज़ के अंदर। सिटीज़ की बात की इन्होंने, सिटीज़ के ऊपर मतलब इन्होंने स्टडीज़ की हैं। ओके, तो ये था PM 2.5 के बारे में। अब जो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है वो बता रही है वोटर्स नॉट लुकिंग फॉर फ्री बीच, सुप्रीम कोर्ट की ये लाइन है। तो काफ़ी कुछ उन्होंने बोला इसके बारे में। तो इसका जो पूरा थीम है इस पूरी न्यूज़ का, उसमें यही है कि जो हमारे NV रमन्ना है जो कि अब जल्दी रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने मतलब कि अपनी काफ़ी स्टेटमेंट इनके ऊपर दी है। तो बोला है कि फ्री बीज जो होता है, अब फ्री बीज को हम किस तरह से लें, कौन सी अच्छी फ्री बीज है, कौन सी गलत फ्री बीज है, कौन सी चीज़ें फ्री बीज में होनी चाहिए, कौन सी एसेंशियल है, कौन सी नॉन एसेंशियल है। लेकिन उन्होंने कुल मिला के इसका एक रिजल्ट तो ये निकाला है कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं ना वो डिग्निफाइड वर्क करना चाहते हैं, लाइक मनरेगा। कोई फ्री बीज नहीं चाहते हैं, वो आराम से अपना काम करके और अपना डिग्निफाइड तरीके से वेजेज अर्न करके अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई फ्री बीज अनाउंस करता है तो पूरा इलेक्शन का रिजल्ट उससे बदल जाता है। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि काफ़ी सारी फ्री बीज के अनाउंस करने के बावजूद भी वो जो है पर्टिकुलर जो पार्टी है वो इलेक्शन हार गई है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि किसी ने फ्री बीज अनाउंस कर दिए हैं कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव से तो पार्टी जीती जाएगी, ठीक है, फिर भी वो हारी है। अब डिबेट ये आती है कि फ्री बीज जो होती हैं वो क्या इसेंशियल है, क्या नॉन इसेंशियल है, कौन सी फ्री बीज जो है सही है, कौन सी गलत है, ठीक है, क्या फ्री बीज अलाउ होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी स्टेटमेंट एक आती है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38 देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंडेट किया गया है साफ साफ कि मिनिमाइज इन इक्वलिटीज इन इनकम एंड डिवर। तो मतलब कुल मिला के सोशल वेलफेयर वगैरह होना चाहिए, मतलब कुल मिला के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और वो स्कीम्स वगैरह के थ्रू होता है। तो ये अनाउंसमेंट किया जाना पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कहीं से भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल ही है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन अब इस स्प्रिट को समझना होगा कि जो मतलब कि एसेंशियल गुड्स जो स्कीम्स आ रही हैं वो सोशल वेलफेयर की एसेंशियल एरियाज़ के अंदर आ रही हैं या फिर वो जो है मतलब कि हम बोल सकते हैं कि लग्जरियस चीज़ों के लिए आ रही हैं, उसके ऊपर थोड़ा डिसाइड करना होगा, है ना। तो इसमें अब इसको एक पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर रखते हुए और इसको अच्छे से इसको समझा जा सकता है और एक कुछ अवेयरनेस लाई जा सकती है लोगों के अंदर, ताकि वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाए कंट्री को लेके और कंट्री के असेट्स को लेके, है ना। तो ऐसी ये सब बात है, मतलब इसका लेकिन जो सेंट्रल थीम है वो यही है कि वोटर्स को ऐसा नहीं है कि आप फ्री बीज अनाउंस कर रहे हो तो उससे आप जीत जा रहे हो, है ना। वोटर्स इतने हमारे यहाँ पे इतने सेंसिटिव तो हैं, है ना, और वो भी मनरेगा जैसे काम के थ्रू डिग्निफाइड वेजेस पाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि फ्री बीज चाहते हैं। NV रमन्ना जी और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, है ना। तो ये था इस न्यूज़ के बारे में। अब कुछ है ना, कुछ न्यूज़ है, कुछ जो नंबर्स वाली न्यूज़ है ना उनको देख लेते हैं। तो अभी कुछ जो है जैसे GST रिटर्न जो है तो 28% राइज हुआ है GST के कलेक्शन के अंदर, टचिंग द सेकंड हाईएस्ट लेवल ऑफ 1.49 लाख करोड़ का। तो मतलब ये काफ़ी पीकों को देख रहा है GST जो है। आपको पता है 1 जुलाई 2000
17 से रोल आउट हुआ है। स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होने की वजह से, लीकेजेज होने की वजह से जीएसटी का कलेक्शन उतना प्रॉपर नहीं था, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से जीएसटी का कलेक्शन काफ़ी अच्छा होने लगा है और अभी काफ़ी अच्छा एक जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। और इस बार जो जीएसटी कलेक्शन है कि उसके कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहूँ तो 1.68 करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन हुआ है अप्रैल 2022 के अंदर, जो कि 2017 के अंदर कितना था, आई थिंक इन्होंने लिखा हुआ है सेम मंथ ईयर को जीएसटी जब 2017 में तो जुलाई में तो इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन बता रहे हैं कि एक साल पहले कुछ ये था रेशो। अभी जो कलेक्शन हुआ है इतना हुआ है तो काफ़ी राइज हो रहा है, ठीक है, और कलेक्शन अभी जीएसटी का ठीक ठाक जा रहा है। अगली जो न्यूज़ है वो है पावर कंजम्पशन की रिगार्डिंग। तो 128.38 इन बिलियन यूनिट्स इंडिया का पावर कंजम्पशन है इन जुलाई 2022, राइजिंग 3 जो भी परसेंट बता रखा है उससे राइज हो रहा है ये कंजम्पशन जो है। तो जब हम यहाँ पे कंजम्पशन पे ही आ गए हैं तो हम देख लेते हैं थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो हमारे यहाँ पे ओवरऑल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की जो है वो अराउंड 370 गीगावाट टू 380 गीगावाट के आसपास है अभी, और बढ़ गई होगी, अभी एक साल पहले तक ये थे आंकड़े, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर टोटल इंस्टॉल्ड एनर्जी का जो प्रोडक्शन की जो इंस्टॉलेशन है ना वो है। अब आपने देखी होगी कि हमारी बहुत सारी कमिटमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, ठीक है। अभी इसी से इंपॉर्टेंट एक मैं पॉइंट बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे 30% पॉपुलेशन अभी है गाँवों के अंदर, सॉरी 30% पॉपुलेशन हमारी शहरों में है और 70% पॉपुलेशन अभी हमारी लगभग गाँवों में है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जैसे ही अर्बनाइजेशन अभी बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी से, है ना, हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है ना, तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन और ज़्यादा होगा और बता रहे हैं कि 2030 तक 50% पॉपुलेशन हमारी शहरों में हो जाएगी और 50% पॉपुलेशन हमारी गाँवों में हो जाएगी, ठीक है। तो जब 50% पॉपुलेशन शहरों और गाँवों में हो जाएगी तो जैसे ही आप शहरों में आओगे और जैसे ही आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। आप अपने आसपास भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि अब लोगों के घरों में जो एसी वगैरह है वो ज़्यादा हो गए हैं, लाइफ स्टाइल लग्जरियस हो गई है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी बढ़ गया है। तो जब ये 30% लोग 50% में कन्वर्ट होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा भी इंस्टॉलेशन की और रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसी वजह से हम रिन्यूएबल एनर्जी के साथ भी आ रहे हैं और साथ ही साथ में जो ट्रेडिशनल चलाई आ रही है हमारी एनर्जी, इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी थर्मल एनर्जी का है, उसके साथ में भी हम चल रहे हैं। आपको पता है हमारा 500 गीगावाट का एक टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है, कब का है आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये सारा हमारे यहाँ पे स्टेटिक्स है इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग, प्रोडक्शन वगैरह के रिगार्डिंग, लेकिन मैं बता दूँ आपको फिर आपके लिए, है ना, इंटरेस्टिंग है काफ़ी। आप देखना कि चाइना के अंदर कितना है और अमेरिका के अंदर कितना है इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन। दिस इज इंस्टॉलेशन नॉट प्रोडक्शन। मैं साफ थोड़ा पिच ले लेता हूँ अगला। हाँ, तो दिस इज इंस्टॉलेशन 370 से 380 गीगावाट ये इंस्टॉलेशन है। जितना इंस्टॉलेशन होता है उतना प्रोडक्शन नहीं होता है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जैसे थर्मल पावर प्लांट को तो आप 24 आवर्स रन कर सकते हो, लेकिन वो भी पूरी इफिशिएंसी में नहीं होता है, काफ़ी सारी यूनिटें काफ़ी बार बंद करके रखी जाती हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे तो वो तो हर टाइम थोड़ी ना प्रोडक्शन होता है। तो दिस इज इंस्टॉलेशन कि यदि यदि ये 100% प्रोड्यूस करेंगे तो इतना प्रोड्यूस कर पाएंगे, बट एक्चुअल प्रोडक्शन हमेशा कम होता है। तो आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ अब ये है कि आपको ये बताना है कि चाइना के अंदर और अमेरिका के अंदर आपको गूगल करके देखना है कि कितना इंस्टॉलेशन है इनका, है ना, जो एनर्जी का। तो आपको देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉलेशन आपको वहाँ पे मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि वहाँ की लाइफ स्टाइल में वो एनर्जी कंज्यूम काफ़ी करते हैं, क्योंकि थोड़ी लग्जरियस लाइफ स्टाइल है तो ऐसा होता ही है फिर, है ना। अब हम देखते हैं अगली जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है अभी एक जो 1.5 लाख करोड़ का अभी 5G का स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ है। इसमें रिलायंस जियो वाज द टॉप बिडर फॉर द एयरवेज कैपेबल ऑफ रिंग स्पीड अबाउट 10 टाइम्स फास्टर देन 4G, और फिर फॉलोड बाय द भारती एंड वोडाफोन एंड वो सब कुछ बताया हुआ है। और 5.83, है ना, जो करोड़ है 5.83 करोड़ ITR फाइल हुए हैं इस साल, ठीक है। और ये लगभग पिछले साल के बराबर का ही आंकड़ा है। और अगला जो है रोजगार आंदोलन है, 200 जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉडी ट्रेड यूनियन वगैरह मिलकर, और एक मतलब कि 16 अगस्त को जंतर मंतर के पास में वीक लॉन्ग एक आंदोलन करेंगे जो कि रोजगार आंदोलन होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक है पॉइंट है। अब यही न्यूज़ थी ना, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा एडिटोरियल रहेगा, और एक ही एडिटोरियल आज हम एनालिसिस करेंगे, एक ही एडिटोरियल को हम आज देखेंगे। तो ये एडिटोरियल जो है वो अभी ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो जो आपका आर्कटिक है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग होता है, इसे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं, है ना, एज़ कम्पेयर टू पूरा जो हम देखेंगे एवरेज, तो उसमें जो आर्कटिक है वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ज़्यादा अमाउंट में हो रही है। तो देखो यहाँ पे जब आर्कटिक का स्टेटस देखो, ये लेफ्ट सी है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये यूरोप वाला एरिया हो जाएगा नीचे वाला, है ना। यहाँ पे ग्रीनलैंड है, ये कनाडा, ये अलास्का, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये पैचेस देख सकते हो, जो एरिया ज़्यादा रेड है वो मतलब वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, मतलब कि वार्मिंग ज़्यादा हो रही है। ये बेरेंट्स सी है, दिस इज बेरेंट्स सी, ठीक है। तो जो लेप्टिव सी है, अब ये हमने देखा पूरा मैप इसका। अब यहाँ पे आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि देखो ये तो मीन लाइन जा रही है, मीन लाइन जो जा रही है बीच वाली, और किस तरह से वेरिएशन हो रहा है। तो अभी यहाँ देखो आप कितना ज़्यादा वेरिएशन है टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। आर्कटिक वार्मिंग नियरली 3 डिग्री सेंटीग्रेड सिंस मिड 1960s की तुलना में 3 डिग्री सेंटीग्रेड की यहाँ पे वार्मिंग हो गई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना। अब ये देखो पूरे के पूरे आंकड़े। तो ये आगे हम इसको देखते हैं। तो ये ऐसे मैप थोड़ा सा ब्लड हो रखा है, ये देखो इमेज,
किस तरह से पैचेज बन गए हैं, कैसे पानी पिघल रहा है, कंटिन्यूटी के पैचेज अब ये बनते जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना, काफ़ी आइस शीट पिघल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं स्टोरी सो फार अब तक हुई क्या है। तो मेट्रोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूट रिसर्च है उन्होंने स्टडी किया है, कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरमेंट जनरल के अंदर लिखा है कुछ, कंक्लूडिंग दैट द आर्कटिक इज हीटिंग 4 टाइम्स फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द प्लेनेट। रेस्ट ऑफ द प्लेनेट से 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से आर्कटिक गर्म हो रहा है। द वार्मिंग इज मोर कंसनट्रेटेड इन द यूरेशियन पार्ट ऑफ द आर्कटिक। तो जो आर्कटिक का यूरेशियन वाला पार्ट है ना, यूरेशियन वाला पार्ट कौन सा हो गया, देखिए तो अमेरिका वगैरह चला गया, ये वाला जो ये बेरेंट सी के आसपास का ये वाला जो इलाका हो गया ना यूरेशिया वाला, ये पूरा जो इलाका है यहाँ पे जो है वार्मिंग ज़्यादा हो रही है। इस चीज़ को आपको देखना होगा, ये थोड़ा अमेरिका के वाला एरिया चला गया है, तो यहाँ पे जो वार्मिंग है आपकी वो ज़्यादा है। तो जो यूरेशिया वाला पार्ट है यहाँ पे वार्मिंग ज़्यादा, यही लिखा हुआ है इन्होंने, है ना। द वार्मिंग इज मोर कंसंट्रेटेड इन द यूरेशियन पार्ट ऑफ द आर्कटिक वेयर द बेरेंट सी, मैंने बेरेंट सी की लोकेशन आपको बता दी थी, बेरेंट सी की, है ना, नॉर्थ ऑफ द रशिया एंड नॉर्वे इज वार्मिंग एट एन अलार्मिंग रेट के थ्रू इनमें वार्मिंग हो रही है। आपको पता है कि रशिया का जो एरिया है, ठीक है, वो कितना है, रशिया का एरिया लगभग 1 करोड़ और 80-90 लाख है ना, लगभग 80, हम बोल सकते हैं 180 से 190, ठीक है, मतलब 1 करोड़ 80 लाख से 1 करोड़ 90 लाख के आसपास कुछ इतना है एरिया। आप सोचो कि सेकंड नंबर पे जो कंट्री है कनाडा, एंड देन फिर चाइना, एंड देन अमेरिका, इनका जो एरिया है वो 1 लाख से कम है, ठीक है, और रशिया का एरिया है 1,80,000, सॉरी 1 करोड़ से कम है। जब मैं बात करूँगा यूएसए की, जब मैं बात करूँगा कनाडा की, जब मैं बात करूँगा चाइना की, और जब मैं बात करूँगा रशिया की, तो रशिया का एरिया है लगभग बोल सकते हो 180 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। वहीं पे कनाडा का एरिया भी मतलब कि 1 लाख के अराउंड ही रहता है, डाउन रहता है। चाइना का भी 98, 96, 97, यहाँ भी 96, 97 के आसपास। तो ये चारों एरिया हमारा 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो देखो कितना ज़्यादा बड़ा है रशिया। अभी रशिया में क्या हो रहा है कि रशिया का नॉर्थ वाला हिस्सा पूरा फ्रीज हो रखा है, बहुत ज़्यादा जो पूरा एरिया है वो अभी मतलब पिघल रहा है। तो रशिया में मतलब एग्रीकल्चर के चांस बढ़ रहे हैं ना, उस लैंड को वो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये एज ए ग्लोबल तो नुकसानदायक है, रशिया के लिए हो सकता है बेनिफिशियल हो जाए, बट एज ए ग्लोब तो ये पूरे ग्लोब के लिए तो नुकसानदायक है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा। और इसी वजह से आपको पता होता है अभी एक्सप्लोरेशन वगैरह चल रहा है आर्कटिक के अंदर ना, आर्कटिक जो पोलर एक्सप्लोरेशन होने हैं सारे, वो भी इस वजह से फिजिबल थोड़े हो पा रहे हैं क्योंकि बर्फ़ वगैरह पिघल रही है, तो वो उसकी वजह से भी मतलब वो वहाँ पे जाकर इंटरवेंशन करने लगे हैं और ऐसे एरियाज तक पहुँचने लगे हैं जहाँ तक कि पहले पॉसिबिलिटी नहीं थी पहुँचने की, ठीक है। बट ये सब चीज़ें गलत है एज ए ग्लोब, है ना, नेगेटिव है ग्लोब के तौर पे देखा जाए तो। इस तरीके की वार्मिंग जो है किसी रीजन स्पेसिफिक को बेनिफिट्स हो सकते हैं, बट एज ए ग्लोब ये गलत है, और ये पूरी कंट्री पूरे ग्लोब लेवल पे ये सही नहीं है चीज़। तो इसमें काफ़ी नॉर्वे वगैरह में वार्मिंग हो रही है। उसमें आगे हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि आर्कटिक एम्प्लीकेशन एक टर्म है ना, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, 4 टाइम्स द ग्लोब रेट, मतलब ग्लोबल रेट से 4 गुना तेज़ी से किसी चीज़ मतलब आर्कटिक के अंदर गर्मी आ रही है, इसे बोलते हैं आर्कटिक amplification. While earlier studies have proved that the Arctic is warming 2 or 3 times faster, recent studies show that the region is fast changing and that the best of the climate models may not be able to capture the rate of the change and predicted it accurately. मतलब कुल मिला के बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं चीज़ें। अब देखते हैं आर्कटिक का जो एम्प्लीफिकेशन है क्या है। तो व्हाट इज द आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, व्हाट कॉज और इसके क्या रीजन है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, है ना, वो तेज़ हो चुकी है एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेज की वजह से। देखो दो चीज़ें होती हैं, कुछ तो नेचुरल चीज़ें होती हैं। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके बारे में अब थोड़ा हम देख ही लेते हैं आज ग्लोबल वार्मिंग को अच्छे से। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, दो तरीके की चीज़ें होती हैं ना, एक तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है, और एक ओजोन लेयर का डिप्लीशन का इशू चलता था। तो ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन वाला इशू चला करता था वो तो काफ़ी हद तक अभी रिजॉल्व हो रहा है और ओजोन लेयर हील कर रही है काफ़ी हद तक, है ना। लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या रीज़न होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो होती है ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है उनकी वजह से होती है, ठीक है। और ये जो गैसेज हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और जैसे आप बोल दो तो CO2 हो गई, CH4 हो गई, SF6 हो गई। SF6 का जो है जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। CH4 का भी होता है, हर किसी को हम कार्बन के इक्विवेलेंट में देखते हैं, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि प्री इंडस्ट्रियल एरा जब था, मतलब प्री इंडस्ट्रियल एरा हम इंडस्ट्रियलाइजेशन देखते हैं कि 17 एंड 18 सेंचुरी के अंदर हुआ, जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो, है ना, उससे पहले जो टेम्परेचर था, ठीक है, मान लो कि उससे पहले एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री था, इतना ही आपको निकले आएगा, जो भी देख लेना थोड़ा, है ना। तो अब तक उससे कितना टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो बताते हैं कि लगभग 1 डिग्री के आसपास का इंक्रीमेंट हो चुका है एज़ कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल एरा के। मतलब मैं जब बात करूँ 16 to 17 सेंचुरी के अंदर जो टेम्परेचर हुआ करता था एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, उससे आज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ चुका है, ज़्यादा हो चुका है। मान लो 16 था तो 17 हो गया है एवरेज टेम्परेचर, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो देखना होगा आपको कितना है एवरेज, वो अपने हिसाब से देख लेना, मैं एक एग्जांपल लिया मैंने। तो ये जो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है ना, यदि ये 1.5 तक पहुँचता है और फिर यदि 2 को क्रॉस कर जाता है ना, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, तो जिस तरह से अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो बता रहे हैं कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर जाएगा काफ़ी जल्दी, 2050-60 तक, यदि कुछ अच्छा नहीं किया गया तो, ठीक है, काफ़ी जल्दी ये क्रॉस कर जाएगा। तो
अब इसको रोकने के लिए काफ़ी सारी क्या हो रही हैं, कमिटमेंट्स आ रही हैं। जैसे पेरिस क्लाइमेट डील की बात चल रही थी 2015 वाली, और बहुत सारी जो कमिटमेंट्स हैं UNFCCC के अंदर, वो इसीलिए हैं कि इसको रोका जाए राइज को। अब हमारा टारगेट है कि हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नीचे ही रोक दें, और यदि एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है तो 2 तक जा रहा है तो फिर भी हम कोशिश करें कि 2 के अंदर तो रोक ही दें, क्योंकि यदि टेम्परेचर इसको क्रॉस कर गया कैसे भी करके, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि चीज़ें रिवर्सिबल हो जाएगी, पानी इवेपराइज होने लगेगा, और हो सकता है कि यहाँ पे हमारे रहने लायक या फिर जीव जंतुओं के रहने लायक या फिर जितने भी आज लिविंग और जो लोग हैं, लिविंग एलिमेंट्स जितने भी हैं, उनके रहने लायक या अर्थ ना रह जाए, इतना ज़्यादा हो जाए, या फिर कुछ ही एलिमेंट्स जो है अपने आप को इवॉल्व कर पाएँ वो रह पाएँ। हो सकता है फिर ह्यूमैनिटी खत्म हो जाए, मानव पूरी तरह से खत्म हो जाए, है ना, ऐसा कुछ भी संभव है, क्योंकि रिवर्सिबल चीज़ें हो गई। तो उसको रोकने के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन ही ना आ पाएँ, ठीक है, बाद में जाके इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाए जीने लायक ही ना रहे। तो उसको रोकने के लिए अभी बहुत सारे UNFCCC 1992 में लोग मिले थे, तभी से कमिटमेंट्स कर रहे हैं, और बार बार मिलते हैं। अभी पेरिस क्लाइमेट डील भी हुई थी, अभी ग्लासगो के अंदर भी समिट हुई है, और वो सब कुछ चल रहा है ना। उसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, बहुत सारे इशू हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा इशू तो ये है कि फंडिंग का इशू चल रहा है। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज बोल रही हैं कि हिस्टोरिकल मतलब जिन्होंने हिस्टोरिकली एक्सप्लॉइट किया है नेचुरल रिसोर्सेज को, एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स जो रहे हैं, जिन लोगों की वजह से सबसे ज़्यादा रहे हैं, वो तो हैं डेवलप्ड कंट्रीज, जो आज अपने आप को डेवलप्ड कर चुकी हैं एक्सप्लॉइटेशन करके रिसोर्सेज का। तो उनकी कमिटमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, उनको फंड ट्रांसफ़र करना चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी चाहिए, और उनको हमको हेल्प करनी चाहिए क्या, ताकि हम भी है ना जो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करें और CO2 के एमिशन को डाउन करें, ठीक है, और जितनी भी गैसें निकल रही हैं उनके एमिशन को डाउन करें हम, ठीक है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो फंड ट्रांसफ़र नहीं कर रही हैं उतना, ठीक है, और उतना मतलब कि वो एक्टिवली इंगेज नहीं हो रही हैं, और या फिर वो बोल रही हैं कि हम तो चाहते हैं कि सभी इक्वली पार्ट लें, हम क्यों ज़्यादा दें, ठीक है। तो ये एक पेच फंस गया है, जहाँ पे कि जिन लोगों का एक्सप्लोइटेशन इन पास्ट हुआ है बोल रहे हैं कि हमारा एक्सप्लोइटेशन तो आपने किया है, रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन आपने किया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ज़्यादा कमिटमेंट दो। वहीं पे डेवलप्ड कंट्रीज़ बोल रही हैं कि सब बराबर हैं, हम क्यों ज़्यादा दें, ठीक है। तो इसमें पेच फंसा हुआ है, तो काफ़ी फंडिंग का इशू रहता है, लेकिन फिर भी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो उससे कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके इसको रोका जाए, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको, ताकि मतलब कुल मिला के बचा जा सके, है ना, और अर्थ को सेव किया जा सके। तो यहाँ पे देखो अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई है, लेकिन यदि कार्बन कैप्चरिंग की कार्बन कैप्चर वाली टेक्नोलॉजी आ जाती है, यदि CO2 वगैरह जो निकल रही है उसको कैप्चर कर ले हम कैसे भी करके, अभी तक नहीं हो पा रहा है वो, और होता है तो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, ठीक है। तो मतलब कोई वायबल इकोनॉमिकली अच्छी सी कोई ऐसी आ जाती है कोई टेक्नोलॉजी, तो हो सकता है कि हम बच जाएँ। काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च वगैरह चल रहा है, देखते हैं क्या रहता है फ्यूचर में, ठीक है। तो ये था पूरा सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जो मैं आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखते हैं जो व्हाट इज़ द आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन है क्या। तो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कुछ नहीं है कि ग्लोबल ये काफ़ी तेज़ी से होने लगा है, और जो प्लेनेट का टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया है प्री इंडस्ट्रियल एरा का, मैंने बताया था ना आपको 1 डिग्री से ज़्यादा हो गया। वाइल चेंजेज आर विटनेस अक्रॉस द प्लेनेट, एनी चेंजेज इन द सरफेस एयर टेम्परेचर एंड नेट रेडिएशन बैलेंस टेंड टू प्रोड्यूस लार्जर चेंजेज एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो जो पोल्स होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा चेंज आता है इसकी वजह से, हालांकि चेंज तो ग्लोबल ही हो रहा है, लेकिन पोल एंड जो होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, उस पर ज़्यादा चेंज होता है। दिस फिनोमिना इज नॉन एज द पोलर एम्प्लीफिकेशन, इस फिनोमिना को पोलर एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। दीज चेंजेस आर मोर प्रोनाउंस्ड एट द नर्दर्न लैटिट्यूड एंड आर नॉन एज द आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। तो जो नर्दर्न लैटिट्यूड होता है वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा मिलती है बजाय साउदर्न के, और उसको बोलते हैं हम आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। अमंग द मैनी ग्लोबल वार्मिंग ड्रिवन कॉजेज फॉर दिस एम्प्लीफिकेशन, द अल्बेडो जो होता है ना आइस का, आइस अल्बेडो फीडबैक, अल्बेडो क्या होता है कि जितनी लाइट आ रही है और कितनी वापस रिफ्लेक्ट हो रही है ना, जितनी आ रही है और परावर्तित कितनी होती है, उसको बोलते हैं अल्बेडो, ठीक है। और जैसे जैसे बॉडी डार्क होती जाती है, उसका कलर काला होता जाता है, तो उसका अल्बेडो क्या होता है, कम होता जाता है। मतलब वो एक तरह से लाइट को एब्जॉर्ब करने लगती है, ठीक है, और लाइट को एब्जॉर्ब करके वो जो परावर्तित कम करती है। जैसे सफ़ेद आइस जो होती है, आइस के अंदर तो क्या होता है, आती है लाइट और वापस चली जाती है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, जैसे जो इंडस्ट्रीज वगैरह है उनसे जो ब्लैक सूट है, ब्लैक कार्बन जो है वो उड़ के जा रहा है और आइस के जा पे जम जा रहा है, और आइस पे जब वो जाके जम रहा है तो इससे जो अल्बेडो है आइस का, मतलब आइस परावर्तित कम कर रही है, एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रही है, तो तेज़ी से पिघल रही है। ये प्रॉब्लम इशू फेस हो रहा है थोड़ा, ठीक है। तो इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग है ना वो बढ़ रही है काफ़ी ज़्यादा हद तक, है ना, और क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है वो कम हो गया है। मैंने बता दिया आपको पूरा अल्बेडो का कंसेप्ट। अल्बेडो क्या होता है, रेशियो होता है इन मतलब कि जो लाइट आ रही है गिर रही है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट हो रही है ना, लाइट जो आ रही है और गिर रही है और जो रिफ्लेक्ट हो रही है उनका रेशियो होता है ना। अब देख लेते हैं यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, देखो ये फिर दोबारा जो बियर है, पोलर बियर वगैरह है ना, इनको भी दिक्कत हो रही है अब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आगे बताया गया है द ग्रीनलैंड आइस शीट शायद शार्प स्पाइक इन द रेट एक्सटेंट ऑफ मेल्टिंग बिटवीन जुलाई 15 से 17 दिस ईयर। तो मतलब काफ़ी तेज़ी से ग्रीनलैंड के अंदर आइस जो हो रही है ना वो शार्पली स्पाइक हो रहे हैं उसके अंदर, वो पिघल रही है काफ़ी तेज़ी से, है ना। और बताया जा रहा है कि ग्रीनलैंड आइस शीट होल्ड्स द सेकंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द आइस आफ्टर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद सबसे ज़्यादा जो आइस की एक सीट है ना, सबसे ज़्यादा आइस कहीं पे होल्ड हो रखी है, तो वो है ग्रीनलैंडिक आइस सीट में, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है यदि ऐसा है तो, है ना।
तो इस यदि ये पिघलती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और सी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। और बीइंग हमारी कोस्टल एरिया इतना ज़्यादा है तो हम भी वल्नरेबल तो हैं ही, फिर हमारी कंट्री भी, और जितनी भी आइलैंड कंट्रीज है वो तो सी लेवल राइज से बहुत वल्नरेबल है। साफ साफ आप अपना एक एग्जांपल देख सकते हो कि अभी तो इंडोनेशिया अपना जो कैपिटल है वो उसको शिफ्ट कर रहा है और बोर्नियो आइलैंड के ऊपर लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको रिस्क नज़र आ रहा है कि उसका कैपिटल ही ना डूब जाए। तो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग तरीके से सी लेवल बढ़ने की संभावनाएं हैं और अभी भी बढ़ रहा है। वार्मिंग ऑफ द आर्कटिक एंड सीज इन द रीजन, द एसिडिफिकेशन ऑफ द वाटर चेंज, सैलिनिटी वगैरह सारी जो चीज़ें होती है इनका एक म्यूचुअल मतलब कि साथ कंबाइंड इफेक्ट हो सकता है ना, एक पूरा एक सर्किल बन सकता, पूरा एक विशियस सर्किल बन के एक बड़ा इंपैक्ट इसका हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा। हम तो ये देखते हैं। तो पहली बात तो मैंने आपको बताई दी है कि बात हमारा जो कंट्री है वो एक कोस्टल कंट्री है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कोस्टल एरिया है ना, लैंडलॉक तो हम है नहीं। तो जो कोस्टल है तो वहाँ पे कोस्ट के सबमर्ज होने की संभावना मर्ज होने की संभावनाएं बन सकती है। तो ये अपने आप में एक बहुत रिस्की है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इंडिया के साथ क्या हो सकता है। तो पहला बात तो जो हमारा मानसून पैटर्न भी इससे इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आइस पिघल रही है और फिर ग्रीनलैंड वाला जो सीट यदि पिघलेगी तो फिर अरेबियन सी के अंदर का जो है फिनोमिना बदलेंगे काफ़ी सारे। उसके बदलने की वजह से हमारे यहाँ पे मतलब कुछ एक्सट्रीम इवेंट्स हो सकती हैं ना, और कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें कि मतलब कि या तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी या फिर एक्सट्रीम इवेंट अभी भी आपको देखने को मिलती है। कभी कोई साइक्लोन आ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है, कभी बारिश नहीं हो रही है। तो ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन देखने को मिल सकती हैं। और हमारा कोस्ट काफ़ी बड़ा होने की वजह से वल्नरेबल तो हम हैं ही, कोस्ट की वजह से। कोस्ट हमारा काफ़ी है इस वजह से ना। उसके अलावा इंडिया के ने अब क्या किया है वो देख लेते हैं हम थोड़ा। एक इंडिया ने डिप्लॉय किया है इंड आर्क। इंड आर्क क्या है? इंडिया फर्स्ट ये अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है जो कि स्वालबार्ड में लगाई गई है। ठीक है, और ये क्या क्या करेगी? ये चेंज मॉनिटर द इम्पैक्ट ऑफ द चेंज इन द आर्कटिक ओशन द ट्रॉपिकल प्रोसेस सच। तो ये इंडियन आर्क को ध्यान रखना है। स्वालबार्ड में लगाई गई है इंडियन आर्क जो है, और ये इंडिया की एक ऑब्जर्वेटरी है जो देखेगी वहाँ को, एनालिसिस करेगा पूरा वहाँ पे जो चेंज हो रहा है उसको। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अब आपको आंसर बताना है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कब बना है। ठीक है, WMO, IMO, ये क्या है? WMO क्या है, IMO क्या है? क्या दोनों ही मेट्रोलॉजी वाले हैं या कोई मरीन के लिए भी है? ठीक है, तो ये मतलब ये आप कोई ओशियन के लिए भी है मतलब, है ना। तो या आपको बताना है इन सब चीज़ों को ना कमेंट बॉक्स के अंदर, WMO क्या है, IMO क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो। उसके बाद देख रहे हैं हम तो क्या बोल रहा है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2021। इसमें बताया गया सी लेवल अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट इज राइजिंग फास्टर देन ग्लोबल एवरेज रेट। एक और हमारे लिए गंदी खबर है, गलत खबर है। ठीक है, एक और हमारे लिए मतलब खतरनाक खबर है, हम बोल सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या है वो खबर कि जो ग्लोबल एवरेज सी लेवल राइज हो रहा है उसकी तुलना में हमारे यहाँ पे कोस्ट ज़्यादा वल्नरेबल है, हमारे यहाँ पे राइजिंग तेज़ी से हो रही है। वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर दिस राइज इज द मेल्टिंग ऑफ द आइस इन द पोलर रीजन, स्पेशली इन आर्कटिक रीजन। सीधा इंपैक्ट इंडिया के ऊपर आ रहा है। हमारे जो कोस्ट है वो सबमर्ज होने वाले हैं और हमारे यहाँ पे सी लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और आपको पता है कि बॉम्बे जैसा शहर हमारा पूरा समुद्र के किनारे बसा हुआ है, और कितने मतलब कि पॉपुलेशन हमारी वहाँ पे है, तो हमारे लिए कितना दिक्कत वाला हो सकता है ना। काफ़ी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है। द आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन फर्दर द आइडिया दैट व्हाट हैपन इन द आर्कटिक डज नॉट रिमेन इन द आर्कटिक। तो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का एक मतलब तो यह है कि सबसे ज़्यादा आर्कटिक में होता है इम्पैक्ट। दूसरा ये होता है कि इस आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन को आप इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हो कि जो भी आर्कटिक में होगा वो केवल आर्कटिक में नहीं होगा। ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड पूरे ग्लोब के अंदर वो स्प्रेड होगा, वो फैलेगा, है ना। तो इसे भी आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का एक इंटरप्रिटेशन हम ऐसे भी ले सकते हैं ना। तो इस तरह से हमने काफ़ी अच्छे से जाके इस पूरे एयरटेल का आज एनालिसिस कर लिया, पूरे एयरटेल का। ठीक है, इसी तरह से हम आगे भी एयरटेल का एनालिसिस करते रहेंगे और डेली न्यूज़ करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे को सुनने के लिए धन्यवाद।